छत्राणियां जिस दिन के लिए दूध पिलाती हैं, हे पुत्र वह समय आ गया है। बार बार आता है, कुंती कहती है, अन्य बहुत सी रानियां कहती हैं, जब महाभारत होता है तो वो कहती हैं कि हे पुत्र, छत्राणियां जिस दिन के लिए दूध पिलाती हैं वह क्षण आ गया है, तू जा युद्ध में। और हम लोग गाते भी हैं, समय वो आ गया है। तो समय वो आ गया है जब सभी पापों की केंद्र, अभारतीयता का साकार रूप, पैशाचिक बातों को सुंदर मायावी रूप में प्रस्तुत करने वाला संगठन सत्ता से बाहर। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है, एक मिनट ये भी बात, क्योंकि जो शिक्षा और संचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार हो गया है, उसके कारण होता यह है कि हमारे मन में भले पूज्य स्वामी जी के प्रति श्रद्धा है, भारत स्वाभिमान के लिए हम समर्पित हैं, लेकिन पढ़े तो उन्हीं स्कूलों कॉलेजों में हैं। मैं तो बहुत से धर्माचार्यों से मिलता हूँ, मेरा अधिकांश संपर्क है, तो हम देखते हैं वो उनकी जो मोक्ष साधना है या पराविद्या की साधना है वो निर्भ्रांत है, उसमें बहुत सुंदर बोलेंगे, लेकिन सांसारिक विषयों में वो वही बोलने लगते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। तो बहुत सी बातें बड़ी भ्रांत बोलते हैं, तो हम लोग तो थोड़ा उनसे भी कम प्रतिभाशाली हैं। तो ये जो दिन रात प्रचार होता है, इसकी गिरफ्त में हम आ जाएं, ये स्वाभाविक है। इसलिए जो दूसरा पक्ष है उसे भी जानना चाहिए। आधुनिक राजनीति में इमेज बिल्डिंग एक बहुत बड़ा तत्व माना जाता है कि छवि निर्माण, अपने नेता या अपने प्रिय व्यक्ति की छवि रचना, उसको विशाल दिखाना, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, उसका महिमा मंडन करना जो इन्होंने किया है, और जो सचमुच सत्यनिष्ठ है, सदाचारी है, उसकी छवि को धूमिल करना। तो हम में वो शक्ति आनी होगी। क्योंकि ये सब क्या हुआ है, प्रचार के बल से हुआ है, तो हम तब तक तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते ना जब तक राज्य हमारे हाथ में ना आ जाए। तो उसके पहले हमें भी मुखरता, वाचा पूरी अच्छी तेजस्वी ढंग से बोलना आना, तथ्यों को रखना, और अपनी छवि भी रखनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए वाक शक्ति का प्रयोग, भाई या तो होता है शस्त्र का प्रयोग राजसत्ता के परिवर्तन के लिए, और या फिर हो सकता है वाक शक्ति का प्रयोग। एक अन्य प्रयोग भी होता है छल का प्रयोग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे बढ़ी, छल से बढ़ी। पहले कहा कि हम आपके गुमाश्ता हैं, हम आपके मुनीम हैं, हम आपके लिए व्यापार करेंगे, आदि आदि आपको देंगे, और फिर उसमें दुनिया भर का छल किया। जैसा केडिया जी कहती हैं, केवल बही खातों के हिसाब में उलट फेर करके करोड़ों पाउंड वो यहाँ से ले गए। माने बही खाते में ये गलत दिखा दिया, ये लगाने से मिली है, ये ऐसा हुआ है, उसमें दुनिया भर के छल करके। तो छल भी होता है। जैसे आधुनिक काल में हम देखें तो पाकिस्तान कैसे बना, तो वो तो मारकाट से बना। अधिकांश राजनीतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, हिंसा से होते हैं। स्वयं गांधी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान का निर्माण या देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, और फिर सुहरावर्दी ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन घोषित कर दिया। अगस्त 1946 में मारकाट शुरू हो गई। तो हिंसा के सुनियोजित प्रयोग से पाकिस्तान प्राप्त हुआ। ज्यादातर देशों का जो बंटवारा हुआ है वो इसी तरह हुआ है, या उसके नए नए देश बने हैं, नई राज्य व्यवस्था आई है, ज्यादातर हिंसा से आई है। लेकिन जैसा मैंने बताया, स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी छल से आई। बांग्लादेश कैसे बना, तो वो तो हिंसा से ही बना। भाई इस्लाम को मानने वाले पूर्वी पाकिस्तान भी और पश्चिमी पाकिस्तान भी, वहाँ तो कोई मजहब का भी झगड़ा नहीं था, लेकिन उनको लगा कि ये हमारी भाषा संस्कृति सबका दमन कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले पूरा आंदोलन किया, पूरी तैयारी की। फिर जयप्रकाश जी ने भी मुक्ति वाहिनी की सहायता की। नेपाल कांग्रेस के पास कुछ हथियार थे, वो जयप्रकाश नारायण ने वहाँ बांग्लादेश के शुरू में मुक्ति वाहिनी के लोगों को भेजा। मुझे चूंकि उसकी व्यक्तिगत भी बहुत सी जानकारियाँ हैं, तो ऐसे शस्त्र की भी पूर्ति की गई, उनको हर तरह से सुरक्षा दी गई, और भारतीय सेना तो बहुत बाद में गई। हमारे सैनिकों की वीरता से हमने लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक अपने कब्जे में किए और उसको यूं ही छोड़ दिया। तो राजनीति में इतनी भावुकता भी आवश्यक नहीं है, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हिंसक राजनीति से हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, छल बल से। उसके तो दम ही नहीं था किसी हिंसा का, उसके पास शक्ति ही नहीं थी। जो कांग्रेस की नरम दली धारा है, जो एओ ह्यूम वगैरह ने स्थापित की थी, उसका तो उद्देश्य ये था कि भाई देश में किसी तरह ऐसी शांति बनाओ कि कोई अंग्रेजी राज के खूब गुण गाओ, कह दो कि ये दैवी वरदान है, बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा थी जो अंग्रेज इस देश में आए, आदि प्रचार करो और इसको खूब अच्छा बताओ और इन्हीं को शासक बताओ। जो दूसरे लोग थे वो क्या कहते थे कि ये आउटसाइडर एंड स्ट्रेंजर्स हैं, बाहरी अजनबी लोग हैं जो जबरन घुसाए हैं, इसलिए इनका घुसना अपराध है और इनको अपराधी की तरह मान्य करना चाहिए। अब युद्ध यहीं से शुरू हो गया, राजनीतिक युद्ध। जो आया है उसे हम शासक कह रहे हैं या अपराधी कह रहे हैं।
जो शासक कह रहा है वो आधी लड़ाई हार चुका है या दलाल हो चुका है, क्योंकि वो तो उतनी दूर से यहाँ आए, क्या मतलब है आपका। तो जो सजग रूप से क्रांतिकारी धारा थी उसमें से अधिकांश लोग क्या कह रहे थे, ये आउटसाइडर्स हैं, ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, बाहरी हैं, अजनबी हैं, अपराधी हैं। सुभाष चंद्र बोस भी यही कहते थे। और ये लोग क्या कहते थे, ये तो भारत के शासक हैं, भारत पर कृपा करके आए हैं। तो ये अपने पक्ष के महिमा मंडन का तरीका है, लेकिन तथ्य क्या है, तथ्य ये है कि भारत में जो लोग शांतिवादी आंदोलन में आए भी थे तो वो शुरू में क्रांतिकारियों की सहायता के लिए आए थे, जैसे लोकमान्य तिलक। कांग्रेस ह्यूम ने तो कांग्रेस स्थापित की, दादा भाई नौरोजी आदि ने, गोखले आदि ने कि एक शांतिवादी धारा चले, दोनों ब्रिटेन और भारत में तालमेल रहे। लेकिन जब इसका महत्व समझ में आया, क्रांतिकारियों ने भी कहा, हमारे बड़े लोगों से लोकमान्य तिलक का विशेष संबंध था, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी रक्षा के लिए मैं मुख्य धारा में भी जाता हूं। तो कांग्रेस की मुख्य धारा में ऐसे लोग गए जो भीतर से क्रांतिकारियों के पूरी तरह साथ थे, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, चाहे बाद में स्वामी शुद्धानंद हो, चाहे महामना मदन मोहन मालवीय हो, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सब लोग ये कौन है, ये राष्ट्र के हित में कांग्रेस में गए, यानी कांग्रेस को सचमुच महासभा बना दिया। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है महासभा या सभा या मंच, जमावड़ा। तो कांग्रेस सारी ही राष्ट्रीय शक्तियों का जमावड़ा बन गई। तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसी कोशिश की, लोकमान्य तिलक के बाद गांधी जी आए, धीरे धीरे कोशिश हुई कि इसको एक छोटी पार्टी यानी मतवाद या विचारों की दृष्टि से संकीर्ण पार्टी बना दिया जाए। इसके बाद फिर सत्ता का खेल शुरू हुआ। खेल ऐसे शुरू हुआ, प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उनके पास सेना ही नहीं थी, और जर्मनी के पास 40 लाख सेना थी, इनके पास बहुत कम सेना थी, 12 लाख थी, कुछ लोग कहते हैं और उससे भी कम थी, जो भी हो, और अप्रशिक्षित थे, क्योंकि न तो स्टैंडिंग आर्मी थी तब तक इंग्लैंड में और न ही कोई बहुत संगठित युद्ध कला का प्रशिक्षण था। तो वो घबरा गए, उनके हाथ पैर फूल गए। फिर जितने हट्टे कट्टे जवान मिलते थे सबको भर्ती कर दिया, 50 साल की उम्र तक के प्रौढ़ों को भी भर्ती कर दिया, ताबड़तोड़ ट्रेनिंग दी और वो गए। और जो गए उसमें 10 लाख लोग, पहली बार इंग्लैंड के 10 लाख युवक मारे गए। तो वहाँ हाहाकार मच गया, क्योंकि छोटा सा ही तो देश था, 6 करोड़ तो आज आबादी है, उस समय तो 1.5 करोड़ कुल आबादी है, उसमें जवान कुल मिला के आपके 60-70 लाख हैं, उसमें 10 लाख खत्म हो गए। तो हर घर में 1 या 2 युवक मारे गए थे, तो बहुत हाय हाय मचा। तो भारत की जो सेना गई उसके बल पर वो जीते। तो तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम आपको स्वशासन देंगे। पहली घोषणा तो 1907 में ही कर दी थी, लेकिन 1914 में तो तय ही हो गया था कि हम आपको धीरे धीरे शासन देंगे। वो अपने ढंग से चल रहे थे कि धीमी चाल से चलेंगे। हमारे लोग स्वाभाविक है इसका लाभ उठा रहे थे, दबाव बना रहे थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में और ज्यादा तय हो गया कि वो हम पर निर्भर हैं। अगर भारतीय सेनाएं नहीं होती तो, क्योंकि उस बार 55 लाख भारतीय सेना गई वहां लड़ने, तो उनके समझ में आ गया कि भाई अब तो सत्ता देना ही होगा, लेकिन जितनी देर कर सको उतनी देर करो। यहां से मूल छल शुरू होता है। जर्मनी ने और जापान ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती जिन सैनिकों को बंदी किया, हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कौशल से, राजनीतिक कौशल से, नेतृत्व से और बुद्धि के पुरुषार्थ से उन्होंने कहा कि भाई इनको आप संभालिए और हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि असली शत्रु अगर कोई इंग्लैंड का है तो वो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उन्होंने वहाँ स्वाधीन भारतीय सेना बना ली, जिसे उर्दू में नाम प्रचारित हुआ है आज़ाद हिंद फौज, अंग्रेजी में तो इंडियन आर्मी ही नाम था। तो ये स्वाधीन भारतीय सेना का गठन हो गया। 2 जुलाई 1943 को स्वाधीन भारतीय शासन की भी घोषणा हो गई सिंगापुर में, और उसे तत्काल सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी इन सब ने मान्यता दी। बाद में फ्रांस ने इंग्लैंड के दबाव से वापस ली, लेकिन पहले दे दिया था। सोवियत संघ काफी समय तक दिए रहा। फिर जब ऐसे हुआ कि युद्ध में सोवियत संघ उस खेमे में चला गया, तो फिर उसने घोषणा तो नहीं की कुछ, लेकिन चुप रहा, या कोई सक्रिय सहायता नहीं दी। जर्मनी, जापान, ये सब इसको तुरंत 12 देशों ने मान्यता दे दी। तो फिर इन्होंने अंडमान निकोबार पर अपना कब्जा भी कर लिया। तो सरकार के लिए आवश्यक क्या है? एक भूमि होनी चाहिए,
एक नक्शा होना चाहिए प्रकाशित जो बताए कि ये दावा हमारा है, इस पर बाहरी अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये नहीं कहेंगे कि वहाँ दूसरी सरकार है, क्योंकि उसमें आपका दावा कमजोर हो जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये है भारत, पूरा बर्मा और पाकिस्तान वाला हिस्सा दिखाते हुए नक्शे छापे गए। ये संपूर्ण भारत हम सब भारतीयों का है और इस पर बाहरी और अजनबी लोगों ने कब्जा जमा रखा है, जिनको हटाना हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे तर्क बनाए जाते हैं ना, नहीं तो कहेंगे साहब आप तो एक सरकार से लड़ने जा रहे हैं, तो उनके मित्र आ जाएंगे मदद को। अमेरिका शुरू में इसीलिए भारत में इंग्लैंड की मदद के लिए नहीं आया, नेताजी के कारण बहुत समय तक वो पीछे रहा। तो उन्होंने एक झंडा भी बनाया जो तिरंगा झंडा ही था, एक राज चिन्ह बनाया जो उछलते हुए सिंह का था। तो इस तरह से राज चिन्ह, कुछ सिक्के भी ढलवाए, शासन के सभी तैयारी पूरी कर ली कि ये स्वतंत्र भारत का शासन है 2 जुलाई 1943 को। और वो सेना शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया अंडमान और निकोबार को, और बढ़ने लगी, नागालैंड में कोहिमा तक आ गई, असम के हिस्से में। कोहिमा से जब आगे बढ़ने लगे तो पूरे इंग्लैंड में हड़कंप मच गया। सब रिकॉर्ड है, आप कभी चर्चिल दौड़े दौड़े रूजवेल्ट के पास गए। उस समय तो इतना ज्यादा दूरभाष विकसित नहीं हुआ था ना, कुछ टिक 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 करके बात होती थी, लेकिन मुख्य बात के लिए उड़ के जाना पड़ता था। तो चर्चिल रूजवेल्ट के पास गए और उन्होंने बहुत हाथ जोड़ा कि समझ नहीं रहे हो, पूरी यूरोपीय जाति समाप्त हो जाएगी अगर सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो इसलिए बमबारी के लिए अनुमति दो। बिना अमेरिकी विमानों के इंग्लैंड की ये हैसियत नहीं थी कि वो नेताजी की सेना पर बमबारी कर देता। तो बहुत मनाया, तो तैयारी हो गई कि बमबारी करेंगे। संयोग की बात है कि खूब बारिश भी हो गई उसी समय, तो बड़ा प्रतिकूल वातावरण हो गया। तो इसके बाद ये तय हुआ जर्मनी की मदद से कि जर्मनी और जापान के विमान से स्वाधीन भारतीय सेना के सैनिक जगह जगह उतरेंगे, चूंकि ये थोड़े से हैं अंग्रेज, और जहां उतरेंगे वहां उनका कत्लेआम कर देंगे। ये बात फैल गई तो इंग्लैंड में बहुत घबराहट मच गई। अमेरिका ने भी कहा कि भाई जो हो सकता है करो। तो इन्होंने अपने मित्रों की तलाश शुरू कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। सबसे पहले राजाओं को टटोला। राजाओं ने कहा साहब इस समय हम किस मुंह से मदद करेंगे, हमें तो अपनी प्रजा के बल पर ही तो राज्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। मुस्लिम नवाबों ने कहा कि कच्चा चबा देंगे अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध कुछ करेंगे, चूंकि वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, तो हम किस आधार पर ये कहेंगे कि हम तुम्हारी मदद करें। वहाँ तो बहुत एक से एक मुसलमान हैं, शाह नवाज खां खुद थे, तो वहाँ उपसेनापति थे कई मुसलमान। तो बोले भाई हम उनके विरुद्ध कैसे कहें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसी चतुराई से नेताजी ने काम किया था। फिर उन्होंने भारत के सैनिक अधिकारियों से सलाह की, तो उन्होंने कहा साहब सारी भारतीय सेना में नेताजी के पक्ष में हवा बह रही है, और आप देख ही रहे हैं कि देश में घर घर में नेताजी सुभाष के चित्र लगे हैं, और लगभग हर शहर में, हो सकता है हरिद्वार में भी हो, सुभाष चौक नाम की एक जगह बन गई। हर शहर, मोटे तौर पे भारत के हर शहर में हर जगह सुभाष चौक बन गए। तो उन्होंने कहा कि असंभव है, भारत की सेना जो अधिकारी आदेश देगा उसी को भून के रख देगी। नेताजी के विरुद्ध हमारी सेना आपका साथ नहीं देगी, और हम लोग भी देशभक्त हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे।